Hello, everyone. Welcome to our first ever podcast. If we know, you know. And today we are so glad to have a very special guest with us. If you're watching Netflix right now, you're probably watching the top one show in India and globally as well. That is Taskari, the Smuggler's Web. And we are so proud to say that we have the creative mind behind the show, the content writer, Mr. Sumit Sarkar sir with us. Thank you so much for joining us today. Welcome, sir. वेलकम सो शो के बारे में जानने से पहले वी वुड लव टू नो आपके बारे में कि आप कहाँ से हो एंड आपने कहाँ से कहाँ आपका जर्नी कैसे था एंड आपने क्या क्या देखा मोर ऑफ पर्सनल लाइफ के बारे में. मैं यूपी में एक शहर कानपुर है, मैं वहीं से हूँ और 2009 में बॉम्बे आया था. जैसे कि हर इंसान एक ख्वाब ड्रीम लेके. ड्रीम लेके आता है, क्योंकि एक ख्वाबों का शहर है. तो ठीक वैसे ही मैं भी उन ख्वाबों को लेके आया था और मेरे ख्वाब में था बड़ा पर्दा और छोटे पर्दे में भी. तो ख्वाब था, ख्वाब में शिद्दत थी और वो ख्वाब बहुत जल्दी पूरा हो गया. तो मैं जब कानपुर में था तो मैं रेगुलर रंगमंच से जुड़ा था, क्योंकि वो मेरा एक जिसे होता है ना, पेशा तो नहीं कह सकता हूँ, शौक. Okay. तो और मैंने डिप्लोमा भी किया एक्टिंग से. ओके. तो ये था कि मुझे फिल्म में आना है. तो आपने थिएटर किया है? मैंने बहुत थिएटर किया है. ओके. तो अभी नहीं करता हूँ आजकल, समय एंड सब कुछ है, इंगेजमेंट्स बहुत है. तो 2009 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में हूँ. उस ज़माने में उसे सेंट्रल एक्साइज बोलते थे. तो मैं वही पोस्टेड, कानपुर में ही पोस्टेड था और कुछ बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कस्टम्स की वैकेंसीज आई थी. तो मेरे से पहले जो हमारे सीनियर्स थे, कुछ हमारे कलीग्स थे, तो वो आए थे. तो मेरे माइंड में आया कि इट इज़ द बेस्ट वे कि हम बॉम्बे ऐसे पहुंच जाएंगे ऑफिशियली, और शायद अगर मेरे ख्वाबों को शिद्दत दे दूं तो पूरे हो जाएंगे. तो मैं 2009 में मैंने इंटरव्यू दिया और ऊपर वाले ने सुन ली और मैं पोस्ट हो गया. एंड उसके बाद जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पोस्ट हो गया तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग. और वो एक्टिंग 7-8 महीने बाद मुझे ख्वाब ख्वाहिश सब पूरी पूरे हो हो गई. गए. और मैंने फर्स्ट फिल्म की प्लेयर्स. ओ आप प्लेयर्स में थे. जी. वाओ. फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आना इज अ बिग डील. तो आपका एक्सपीरियंस Definitely, कैसे था? yeah. रियली वो एक बहुत लंबी स्टोरी नहीं बोलूँगा. वो मेरा ऐसा लगा ना, थोड़ी देर के लिए पाँव हिल गया. Nervous थे आप. नर्वस था और पैलेडियम मॉल में था. ओके. और जब ये मेरे पास पहली बार अब्बास मस्तान सर के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको हम लोग ने एक रोल के लिए सिलेक्ट किया. ओके. एक तो इतना बड़ा डायरेक्टर, खुशी हुई होगी. खुशी हुई, जिसकी मैंने बाजीगर देखी, Of क्राइम course. थ्रिलर देखी, इस बहुत सी उनकी फिल्म्स देखी. हाँ. और डर देखी, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है डर देखना, क्योंकि डायरेक्टर जब तक ये नहीं चाहेगा तो एक्टर थोड़ी एक्ट कर सकता. एक्टर करता है. तो मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत लकी इंसान हूँ, मुझे अब्बास मस्तान सर ने फर्स्ट बुलाया. टाइम. हाँ. नेक्स्ट डे मैं दोपहर को उनके जो उनका ऑफिस है जूहू में, वहाँ पहुँच गया. और जैसे कहते हैं ना, मन, क्योंकि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था. और शायद 2 महीने बाद फिर वो शूटिंग स्टार्ट हो गई. मैं कानपुर से पहली बार गया, तब मैं कानपुर छुट्टियों में गया था, फिर वहाँ से आया. तो मेरा बॉम्बे आना ऐसा लगा कि सार्थक हो गया. ख्वाबों के शहर में इतनी जल्दी तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो ख्वाब हकीकत हो गए. प्रोफेशनली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ और मेरा बेसिक काम ही वही है. एंड बीइंग ए रेवेन्यू ऑफिसर, मेरा सबसे पहला काम है कि डिपार्टमेंट के लिए सोचो कि डिपार्टमेंट मुझे सैलरी दे रहा है ना, उसके Right. लिए. 3 साल था, फिर मेरा डेपुटेशन ख़त्म हो गया, फिर मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया. लेकिन एयरपोर्ट ऑलवेज मेरा कनेक्शन बना रहा, मेरे कलीग्स रहे, फिर मेरा प्रोटोकॉल था. सर बट एक और क्वेश्चन कि आप अगर आप मैं आपको पूछूंगी कि कानपुर और मुंबई के एयरपोर्ट में
सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? नहीं, देखिए कानपुर में कोई एयरपोर्ट नहीं था उस उस समय। टाइम पे नहीं था। हाँ, ओके आज भी है, तो दैट इज द डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ओके इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो तब बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई, उस जमाने में बैंगलोर में भी इतना नहीं था। अभी तो इंटरनेशनली बहुत सी सिटीज में हो गए हैं। तो जिसमें मुंबई वन ऑफ द बिगेस्ट। राइट तो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या होता है, दुनिया देखने को मिलती है। मैं बहुत समय बोलता हूँ, आज भी अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, अपने कुछ कलीग्स को बोलता हूँ कि एक बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोस्टिंग बीइंग कस्टम ऑफिसर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह बैठ के ग्लोबल देख सकते हो। ग्लोबल सिचुएशन समझ सकते हाँ, हो। कैसा आदमी आता है, कौन कैसा है, यू कैन जज। आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो सकता है। सो क्या आपका पहले से ही गट इंस्टिंक्ट लोगों चीज़ों में स्ट्रांग था? बिकॉज इसमें आई गेस चाहिए होता है टू नो, सीखा, आपने ऑन द जॉब सीखा। ऑन द जॉब सीखा। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जो कुछ भी सीखा, मैंने जब मैं प्रोफेशनली 2009 में आ गया तो मुझे लगा मैं रॉ हूँ। मेरे शो में जो अभी शो आ रहा है, आपने नाम भी लिया, दी स्मगलर्स वेव, तस्करी, उसमें एक कैरेक्टर है थापा, हम्म एंड मैं रियली उनको हेड्स ऑफ करता हूँ। एयरपोर्ट पे कैसे वर्किंग सिस्टम है, मैंने थापा से सीखा था ओके कि, और साइकोलॉजिकली कैसे आदमी से बिहेव करना। मुझे तो नहीं पता ना कि आप कौन हो। राइट मे बी आप कोई इंटरनेशनल लेवल के इंसान हो, मे बी आप इंडिया का लेबर हो, बट एक छोटा सा वो है कि जो भी है, हमारे देश में बोला जाता है ना, अतिथि देवो भव। राइट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भी इंटरनेशनल बैरिकेड है, आपके उस पार से इस पार आता है, वो आपका अतिथि है, भले वो भारतीय क्यों ना हो, लेकिन विदेश से आ रहा है ना, तो आपका They are our अतिथि है। guests, तो yes. सबसे पहले अपने इस लिप्स को कंट्रोल कर लेना है। हम कितने बड़े भी कुछ हों, लेकिन हमें बड़े आदर भाव से उनको सत्कार करते हुए लाना है। डेफिनेटली या वो एक तो ये हो गया। फर्स्ट राइट दूसरा, उसको विजुअलाइज करना है कि वो आदमी कहीं कुछ और तो नहीं है। ओके सो सर कुछ ऐसे टेक्निक्स है आपके कि आप ऐसे हाँ पर्टिकुलरली मतलब कैसे कोई समझ सकता ये है सब Psychology. टेक्निक्स कुछ नहीं है। हाँ, उसे कहते हैं बेसिकली विजुअलाइजेशन योर मूवमेंट, ओके ओके योर टॉकिंग वेज, या यानी आप उसको जज कर सकते हो उसके भावों को। तो कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि दिस इज हाउ यू कैन टेल कि नो, कोई वो तो आजकल हम डेली, आज हम बहुत मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें भी आई हैं, तो वो शो में शायद दिखाया भी गया है। राइट तो हम बहुत हेल्प लेते हैं, डिजिटली हेल्प लेते हैं, सिस्टम्स का लेते हैं, आजकल इंटरनेशनली हम अटैच हैं। तो मैं, जहाँ तक मेरे बारे में, मैं एक छोटा सा यही हूँ इंसान, और लिखना मेरा शौक है, एक्टिंग करना मेरा शौक है, और इसके अलावा मैं कुछ स्केचिंग्स भी करता रहता हूँ। ओके हाँ, तो इट इज़ अ पैशन, राइट कमर्शियल नहीं हूँ। ब्यूटीफुल और अपने ख्वाब पूरा करना ही सबसे, मुझे लगता है वो सबसे सेंटर होना चाहिए। यस गोल ओरिएंटेड ये सब तो है, जो भी आप उसको गोल बना लो। राइट आप लोग बहुत यंग हो, तो आप लोग किसी चीज़ को पूरा करना है, उसके लिए सबसे पहले गोल, विजन क्रिएट करना है। तो मैंने ना, जब भी मैं थिएटर करता था, तो मुझे लगता था कि हमारे बहुत से लोग कानपुर से भी आए थे, बड़े बड़े एक्टर्स हैं आज, काफ़ी मेरे साथ के हैं, बहुत डायरेक्टर्स हैं, जैसे वरुण धवन के फादर डेविड धवन डेविड जी, ये धवन सब जी, लोग हाँ। कानपुर से ही हैं। ओके और एवरी फील्ड, मैं खाली एक फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। मैं थोड़े दिन पहले, मेरे जो, हम लोग जिनको गुरु बोलते थे, एक समय था कि हम बहुत शैतानी भी करते थे, और वो हमारे शैतान के गुरु थे। बाद में पता चला कि वो IDBI के CMD हुए। ओके तो ऐसा कुछ नहीं है, गोल। तो राइट मैं वो गोल लेके 2009 में आया था कि मुझे फिल्म में एक्टिंग करनी। सो वहाँ से राइटिंग पे कैसे पहुँचे आप? हाँ, दिस इज वेरी Yes. वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक वर्ड होता है डेस्टाइन। डेस्टिनी राइट डेस्टिनी जो चाहती वही होता है, और शायद डेस्टिनी ने चाहा था कि मैं एक राइटर बन जाऊं, और इस शो के बाद अभी तो परफेक्ट लोग मानने लगे हैं, अदरवाइज तो
जब तक कुछ नहीं आपका प्रेजेंटेशन होगा तो Right. पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग. Hmm. तो शायद मुझे लोग अंडर एस्टिमेट ही करते थे. और एक मोमेंट था मेरा राइटिंग, Hmm. क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम मुंबई एयरपोर्ट पे आया तो मैं इंटेलिजेंस हेड बना. Okay. Wow. Okay. और वो एक अलग जर्नी थी मेरी, क्योंकि मैंने दोनों पार्ट को रोज जीता था. Hmm. Yes. मैं जब एक ऑफिसर की हैसियत से देखता था तो सामने मुझे वो क्राइम करता हुआ इंसान लगता था. Hmm. लेकिन जब मैं उसके साथ इंटरोगेट करता तो ऑलवेज मैं थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, तो मैं उनके बारे में भी जानने की जानने की कोशिश Kush. करता. Right. Curiosity. और एक ही क्वेश्चन होता था, व्हाई यू इंडल्ज फॉर दिस जॉब. Right. Yes. Hmm. तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या होता था रीजन फॉर? पापी पेट का सवाल. लेकिन साथ में कभी कभी मैंने ऐड ऑन किया कुछ शौक. Hmm. बहुत शौक है. मेरे एक इन्फॉर्मर है, उसको मैंने बहुत आज भी समझाता हूँ, लेकिन वो एक बार यही पूछा जाता है, वो बोलता है हमको ऑल्टरनेट बता दो, मैं इसके अलावा क्या कर सकती हूँ. तो मैं चुप हो जाता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है ना. मैं कोई मास्टर्स करके तो एमबीए करके बैठा नहीं तो मैं 10 आइडिया दे दूँ. बट जब बीइंग ए ह्यूमन मैं कोशिश करता हूँ कि इन अच्छे कामों में जाओ, इन गंदे कामों में, क्योंकि इंजॉय तो पीठ पीछे और कोई कर रहा है. एग्जैक्टली. मास्टरमाइंड. Yes. तो वो सारे थॉट्स ना मैं अपने अंदर जहन जैसे बोलते हैं ना, दिल के अंदर डिक्शनरी में अब्जॉर्व करता जा रहा था. और एक मोमेंट आया कि मैं हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठता था शाम को या कभी भी जब भी टाइम मिलता था, तो मैं उनको वो स्टोरीज सुनाता था. अरे आज उसके साथ ऐसा किया, आज ऐसा केस किया, आज उसको ना ऐसे पकड़ा. तो उन लोगों ने मुझे बोला इसको लिखना शुरू करो. कलेक्ट करना है सारी स्टोरीज को, हाँ, कलेक्ट डेटा करना. कलेक्शन, और उसके बाद हम इसको फिल्म बना लेंगे. हम्म. तो वो मेरे इंस्पिरेशंस पीपल थे. मैंने लिखना शुरू किया और वहीं से मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई. ओके. फिर सेकेंडरी आया कोरोना, Corona. Okay. Yes. जिसने वर्ल्ड को घर में बैठा दिया. पूरा का पूरा. राइट. तो आप कोरोना के टाइम पे कहाँ पे थे? मैं मुंबई में ही था, घर मुंबई में में थे. अकेला था. ओके. सब लोग अपनी अपनी जगह था, मैं अपने घर में अकेला था. So was it like the inspiration to even start? दोस्तों हाँ, के जब बाद उन्होंने इंस्पिरेशन दिया कि आप लिखना शुरू करो, देन ना मैंने अपनी पुरानी फाइल्स खोलनी शुरू की. okay. सब कुछ मेरे आईपैड में या मेरे लैपटॉप में. तो उनसे ना मैंने प्रोसेस पूछ लिया था कि कैसे लिखूं. उस प्रोसेस में मैंने जैसे तैसे लिखना शुरू किया. फिर उन्होंने कुछ करेक्शंस किए, देन मैंने कहीं पिच किया. लेकिन इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट. या शो राइटिंग आई थिंक इज वेरी डिफरेंट. तो मेजर डिफरेंस क्या है नॉर्मल हम जैसे लिखते हैं और शो राइटिंग में? शो राइटिंग series. जैसे अभी आपने सुना होगा, जब फिल्म होता है तो एक स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, एक डायलॉग लिखा जाता है, एक कंटेंट लिखा जाता है. राइट. तो जैसे मुझे अब कंटेंट लिखने की मास्टरी आ गई, फिर लिखना शुरू कर दिया. कंटेंट इज द बेसिक थॉट, बेसिक प्लॉट. तो कहानी लिखना, कहानी को कैसे स्विच करना, दैट इज द स्क्रीन प्ले. एंड तो मुझे अभी भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूंगा वो भी सीख जाऊं. देन जब मेरा सब्जेक्ट मैंने एक दो जगह पिच किया, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बिकॉज रीजन मैंने क्राइम बहुत देखा. आप लोग भी देखते हो डेली, कभी कहीं पुलिस का केस, कहीं रेप केस, कहीं चोरी, कहीं बट कुछ. कस्टम्स का हम लोगों ने आई गेस ज्यादा It लोगों was को new. आइडिया. इट It वाज was वेरी very न्यू. new. लेकिन for a lot of कस्टम्स people. मुझे लगा स्मगलिंग किसी को नहीं नहीं पता. एंड वैसे तो और अगर airport में स्मगलिंग नहीं पता. पता है तो लोगों को ड्रग्स पता है, राइट. Yeah, like लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्मगलिंग क्या नहीं हो सकती. एंड कैसे कैसे वेज में हो सकता हाँ, है. it was very new for us to even know कि ये ऐसी भी तो शो देखिए. हाँ. ऐसा भी लाइक तो जब एक- फर्स्ट अच्छा, आप लोगों ने show एपिसोड देखा? फर्स्ट एपिसोड देख के मैं सच में ऐसे थी कि मैंने हो कभी सकता सोचा नहीं था कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं. लाइक एयरपोर्ट में इतने कम टाइम फ्रेम में इतना सोच के वो लोग कैसे छुपा के कुछ लेके जाना है. इज लाइक it is a इट्स new अ वेरी thing. टफ जॉब. Yeah. या हमारा पकड़ना बहुत इजी जॉब है, बट उसको एग्जीक्यूट करने वाले का जॉब उससे हाँ, ज्यादा टफ tough है. होता फॉर है. Actually. एंड बिहाइंड ऑफ दैट ओनली अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ, Yeah. सर्वाइवल ऑफ फैमिली. बस. Yeah. तो वो मेरे दिमाग में आया कि ये क्राइम तो दुनिया ने जाना ही नहीं. नहीं. एग्जैक्टली. Yeah.
जाना ही नहीं। और इसको लिखने से पहले मैं ना बहुत नॉवेल नहीं पढ़ता था और बहुत ज़्यादा टेलीविज़न भी नहीं देखता हूँ, ओके बट मैंने गॉडफादर देखी और गॉडफादर पढ़ी। उतनी मोटी मोटी किताब पढ़ना, बिकॉज राइटिंग बहुत इजी नहीं है। आप भी एग्जाम्स मुश्किल देते हो है। ना, नहीं, तो नहीं, क्वेश्चन कल तक तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसका जवाब लिखना, कैसे लिखना, जिससे कि टीचर 10 में आउट ऑफ 10 दे दे, एग्जैक्टली तो दैट इज हाँ, एक ऐसे कॉन्शियस थॉट हम लिखते जाते हैं, उसको फ्रेम करना बहुत या डिफिकल्ट होता है। आप पढ़ते होगे तो प्रेसे राइटिंग होता था ना पहले, अभी होता है कि नहीं पता नहीं। नहीं, नहीं तो प्रेसे राइटिंग का मतलब तो प्रिसाइज, जिसको आज हम मॉडर्न इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग भी बोल सकते हैं। राइट एक सार, एक कहानी का सार। तो इस तरह से जब मैंने लिखा द डे वन नीरज जीज ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टेक्टेड मी कि हम आपसे मिलना चाहते, तो बट क्या था, मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पोस्ट था, तो हर वक्त मुझे लगता था अरे इनको कोई काम होगा, स्पेशली फिल्म वालों को, कि इनका कोई आ रहा होगा या जा रहा होगा, उनको फैसिलिटेट करना। तो आई जस्ट अवॉइडिंग, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, आज भी अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मैं कोई बेनिफिट्स तो लेता नहीं हूँ, तो मैं क्यों दूसरा। और उसके बाद लॉ अबाइडिंग होने की वजह से मुझे लगता है कल कहीं कुछ इलीगैलिटी तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉशियस, मुझे सब पता है। मैं बहुत समय अपने लोगों से बोल देता हूँ अरे किसी का सामान मत कैरी करना, बिकॉज आई नो इंटरनल चीज़ पता है, कल तुमको उससे क्या दिया, तुमको तो ऊपर पैकेट रैप अप करके दे दिया और उसके बाद पता चला उसमें ड्रग्स है, उसमें गोल्ड है, या उसमें वट एवर द बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। सो अभी जब मैंने सीरीज देखा, मुझे तब जाके पता चला कि 50,000 से ज़्यादा आप कुछ लेके नहीं आ सकते हो। तो कस्टम्स के बारे में कुछ ऐसे बता सकते हो जो किसी को नहीं पता होगा, लाइक ऐसे कुछ स्पेशल कस्टम्स बेसिकली इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, या इंटरनेशनल जो गुड्स आता है, आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो सुनते होगे ना, राइट आप लोग पढ़ रहे हो तो। इंडिया रेवेन्यू जनरेट करता है, कस्टम्स ड्यूटी लगाता है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ सी पोर्ट आता है, बेसिकली 3 तरह के कस्टम्स, एक लैंड कस्टम्स, एक सी कस्टम्स और एक एयर कस्टम्स। तो शो किस चीज़ का था? एयर कस्टम्स, बिकॉज मैंने उसमें काम किया। मुझे वहाँ का जो इंटरनल लूप होल्स थे जो मैं डेली देखता था, ऑब्जर्व कर बीइंग एन ऑफिसर, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी पार्ट था देश सेवा। देश सेवा कैसे कर सकता था मैं तो Revenue तलवार generate। चला के तो कर नहीं सकता था, बिकॉज जब मुझको गवर्नमेंट एज अ रेवेन्यू ऑफिसर बैठाला था, तो मुझे रेवेन्यू एंगल्स पे देखना है। नो डाउट कस्टम्स में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको रिस्क भी है। बॉम्बे एयरपोर्ट एक जो भी एयरपोर्ट कस्टम्स है, आपको नहीं पता है कि जो कैरियर आ रहा है या जिसको मैंने इंटरसेप्ट किया है उसका बैक हैंड कौन है। तो आपको कभी ऐसे सिचुएशन में आप थे जहाँ पे आपको सच में डर लगा कि यस, डर नहीं लगा, लेकिन थ्रेटनिंग्स मिली मुझको, ओके थ्रेटनिंग्स मिली मुझको। बट वो थ्रेटनिंग्स अगर मैं सोच लेता तो शायद मैं इस शो का कंटेंट कभी भी लिख नहीं नीरज पाते। पांडे जी को दे नहीं सकता था, राइट कभी नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे साथ तो और भी ऑफिसर्स थे। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं लिखूंगा और ढूंढूंगा राइट कोई तो इसको बना दे, क्योंकि मेरा एक विजन था कि क्राइम, एक पुलिस क्राइम, ये क्राइम, अब बड़ी बड़ी फिल्म्स बन जाती है, बन चुकी सत्यमेव है। जयते, और अभी अजय देवगन साहब की भी इस तरह की बहुत से ठीक। कस्टम्स में किसी ने कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। नवल ऑफिसर्स पे भी बना दी, राइट रुस्तम बन गई, ये बन गई, क्रिकेट प्लेयर्स पे बनता है, बायोपिक तो फटाफट बनता है, लेकिन बेसिक नॉलेज देने का कुछ नहीं बना। हमारे कस्टम्स में भी अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर थे मिस्टर फर्नांडिस, उनके बारे में उनका बायोपिक बना, लेकिन वो बायोपिक चला कितने दिन, क्योंकि बेसिक चीज़ नहीं पता ना। कस्टम्स है क्या वो तो बताना पड़ेगा। तो वो मैंने कोशिश किया, जिसको नीरज जी ने वर्ल्ड वाइड उतार दिया।
आई एम श्योर अभी शो के बाद सबको पता भी होगा एंड थोड़ा फिर आई गेस लोग कॉशियस भी Idea होंगे आएगा। नेक्स्ट टाइम से. आप लोग भी कॉशियस रहिएगा तो मेजर आइडिया बिकॉज अभी रूल्स पढ़ना, अभी तो Exactly. इंटरनेट में जमाना आ गया है ना. पहले तो जब हम भी आए थे तो मुझे भी नहीं पता था. उस जमाने में 25,000 बैगेज अलाउंस था. जिसको देखता था बैंकॉक से चला आ रहा है एक अपना ट्रॉली में टीवी लेके. अभी शायद क्रेज कम हो गया. सर ये हमारे लिए नई इन्फॉर्मेशन है फॉर तो श्योर. आई जस्ट ट्राइड कि और स्मगलिंग कैसे होता है. अभी आपने एनालाइज किया होगा ना कि कैसे कैसे लोग रिस्क लेके स्मगलिंग करते हैं. अब आप समझ लीजिए कोई अगर ड्रग कैप्सूल्स इनहेल करके ला रहा है Exactly. उसको कितना रिस्क होगा. कभी Yeah. सोचा? पीपल को नहीं पता. लोग इतने महंगे महंगे सामान लेके चले आते हैं. किसी को पता है? इतने बड़े बड़े ब्रांड लेके चले आते हैं. मैंने कई लोगों को इंटरसेप्ट किया, काफी बड़े लोगों को इंटरसेप्ट किया. उनको कोशिश, क्योंकि देखो कि जितना रिच आदमी है दे आर कैपेबल टू पे. तो वो हैबिट डालनी है ना उनको. Exactly. प्रोटोकॉल मत करो सीधे सीधे. खाली हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल होता है, अभी भी होता है. बहुत होता है. हम सोचते हैं प्रोटोकॉल के बहाने निकल जा रहे हैं. राइट. तो मुझे ये था कि उनको थोड़ा सा कॉशियस करो Hmm. कि सब कुछ अपने देश में ही मिलता है ना. राइट. जाता तो इधर से ही होगा ना. बाहर से लेके आने का कोई बाहर से फायदा लाने नहीं. क्या जरूरत है. अपने देश का रेवेन्यू जनरेट करो. तो कस्टम इज ए बाउंड्री. Hmm. तो मैंने कोशिश की. आप लोग देख रहे हैं और मैं ऑलवेज हमेशा नीरज पांडे को इसलिए थैंक यू बोलता हूँ कि मैंने तो विजन बनाया था, राइट. प्रेजेंटर तो वही था. Hmm. उससे सोचा ना, उनके विजन में आया कि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को रखेंगे तो 100 क्या 200% पीपल विल लाइक. They are liking it as well. Yeah, definitely. थैंक बट यू. अभी आपने बोला आपने कभी प्रोफेशनली राइट नहीं किया है, राइट? सो आपका अभी ये शो लिखने का पॉइंट कब था कि मैं प्रोफेशनली ये शो लिखूंगा? एंड अगर आपको कभी ऐसे क्रिएटिव ब्लॉक हुआ, बिकॉज आजकल के राइटर्स का यही है कि अगर कोई ब्लॉक आ जाएगा माइंड में कि इसके बाद मैं क्या लिखूँ, मुझे स्टोरी कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है. तो आपका क्या था वो मतलब? जनरली क्या है, मैं जब से मैंने राइटिंग शुरू किया तो मैंने एक विजन बनाया लाइफ. वो एक अलग जर्नी है और उस जर्नी में मैंने 2 बुक्स लिख डाली जो मार्केट में है. वो पोइट्री फॉर्म में है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी, उर्दू, फारसी सब मिला के सब लिखूं. लैंग्वेज. बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, आई एम स्ट्रॉन्ग. ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, इंग्लिश भी लिख सकता हूँ. इनक्रेडिबल. वहाँ पे भी मेरा देश आता है यस. कि हम क्यों गुलाम रहे हैं अभी भी. तो आपका मेन इंस्पिरेशन? बट हाँ, मेन विजन इज अ सोच. मैं लिखता ही सोच. ओके. ओके. मे बी वो थॉट आपके लिए हो, वो थॉट आपके लिए, वो थॉट मेरे लिए भी हो. समटाइम पीपल आर सेइंग कि योर राइटिंग इज वेरी सरकास्टिक. ओके. व्हाई इज दैट? बिकॉज मैं जिंदगी को लिख देता हूँ ना. आज की तारीख में किसी को हकीकत बताओ तो उसको सुलगती है, उसकी सच्चाई को बता देता हूँ. राइट. पर मैं हकीकत लिखता हूँ. तो शायद मेरी तस्करी भी हकीकत ही है. आप रियलिटी दिखाने की कोशिश मैंने करते हो रियलिटी audience दिखाने को. की कोशिश की. मैंने कुछ ऐसा नहीं ओपन कर दिया कि वो ऐसा है वो वैसा है. बट ये हैपनिंग हो रही है, इस तरह का क्राइम हो रहा है. व्हाई नॉट बी कॉशियस, Definitely. यू यंग जनरेशंस. क्योंकि हो सकता है जो मास्टरमाइंड है वो यूज कर रहा होगा ना. Especially मैं बहुत से considering कंटेंट्स ऐसे हैं जो इस पॉडकास्ट पे या किसी भी पॉडकास्ट में मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ. कॉन्फिडेंशियल. दैट इज कॉन्फिडेंशियल. इट इज अ मॉडस ऑपरेंडी. मैं नहीं ऑपरेट डेली. मुझसे कोई भी पूछता है एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट में हर अगला पल नया होता है. हर अगला पैसेंजर भी नया होता है. किसी के ऊपर ना हेड में लिखा नहीं हो ऐसा इंसान होगा. आपके बगल में ही हो सकता है, पता लगा आपके बाहर निकल गया. ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए, चाहे मेरे साथ चाहे किसी और के साथ. और खाली इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड होता है. वर्ल्ड वाइड स्मगलिंग होता है. सर क्या आप कोई बिना नाम लिए ऑफ कोर्स कि आप कोई इंटरेस्टिंग, आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो आपने पकड़ा? हाँ हाँ श्योर. मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था विद माय एसोसिएट्स. एंड मैंने उन एसोसिएट्स को कोट करते हुए भी लिखा था इस सीरीज को कंटेंट.
बाकी राइटिंग तो नीरज जी ने किया ना, हाँ नीरज जी ने ही पूरा फ्रेम किया है शो को। Yes. राइट मैंने तो खाली Content. लॉ और वो सब देखते हुए बताया ये ऐसा Your है, एंड observations. दिस टाइप ऑफ केसेस होते हैं। Yeah. तो मेरा एक बहुत अच्छा यूनिक केस था और हमारा सबसे अनसक्सेसफुल ऑफिसर हो रहा था, ओके लेकिन वो उस दिन सबसे बड़ा सक्सेसफुल ऑफिसर हो गया। एक मॉडस ऑपरेंडी थी और मैंने गोल्ड का एक बहुत बड़ा केस किया था रेक्टम में, ओके Okay. बॉडी इनसाइड Oh ऑफ my द बॉडी, God. बिस्किट्स। That is. एंड मुझे आज भी याद है कि मैं बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ग्रीन चैनल क्रॉस करते हैं ना, मैं वहाँ पे पागलों की तरह लेट गया था कि दैट वाज माय सक्सेसफुल इवेंट दैट नाइट। उतना बड़ा, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी पकड़ी थी ना, वो जबरदस्त मॉडस ऑपरेंडी थी। बिग फिश तो केस बहुत किए, याद भी नहीं रहता। अभी जब लिख सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया। मेरा एक ऐसा भी केस था कि जिसको मैंने पकड़ा था उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर अ बेबी। Oh. ओह गॉड उसका फोन मेरे पास है, How बट do you handle all of those? Like. गलती तो गलती। Yes. और उस Emotionally. इंसिडेंस में मेरा इन्फॉर्मर को ही पकड़ा था, Oh. जिससे उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, अरे ये तो अपने ही है। Oh. तो मैंने उन्हें बताना था कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं देश का हूँ। Yes. So that is what आई कॉट gets हिम away. एंड आई कॉट अ सपोर्ट पर्सन हु वर्कड इनसाइड एयरपोर्ट, और उसी की वाइफ हॉस्पिटलाइज थी। एक वो केस था, मुझे दर्द भी है, हाँ बिकॉज ये एक इमोशनली भी इंसान emotional है इमोशनल भी yes. था। हाँ एक और इस तरह से ड्रग का केस किया था पूरे मेरे ग्रुप ने। आई कॉट दैट कैरियर, वो बार बार अपना लैंग्वेज में बोल रहा है, मेरी माँ एडमिट है, क्योंकि आई कांट स्पीक तेलुगु तमिल, तो तमिल में जो भी बात कर रहा था, तो वन ऑफ द ऑफिसर हु अंडरस्टैंड तमिल, क्योंकि वो था मलयाली हमारा ऑफिसर, Okay. तो उसने बोला कि ये बोल रहा है इसकी माँ एडमिट है। तो हमने कहा ये सब झूठ बोलते हैं, सब नाटक है इन लोग का। Oh. You had to do it in a way. एंड आई अरेस्टेड हिम, आई मतलब वी ऑफिसर्स अरेस्टेड हिम Right. एज पर लॉ एंड ड्रग्स के साथ। तो कम से कम मेरा ये था कि पीपल विल नो सच टाइप ऑफ क्राइम, सच टाइप ऑफ कॉशन, है ना, कि हमें कॉशन कहाँ लेना है और रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए ना। Even हम us. जैसे बैंक जाते हैं आजकल, तो बहुत हाईटेक जमाना हो गया ना, कितना फेक क्राइम बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है ना। एग्जैक्टली तो और उसका अवेयरनेस भी आता है इट्स जस्ट थिंक कि तस्करी ओनली द अवेयरिंग पीपल। Right. मुझे और कुछ दिखाना नहीं था, एंड नीरज जी ने उसे दिखाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई राइटिंग कैरियर, मैं अभी रिसेंटली मेरी 2 बुक्स आ गई है अमेजोन में, तो इट्स क्रिएट अ कॉन्फिडेंस हाँ. कि मैं बहुत अच्छा, यानी मेरी अभी सेकंड बुक किसी में नॉमिनेट भी हो गई है, Okay. जो मैंने सेकंड बुक पब्लिश की। तो Sir, वो please. उसके बारे में हाँ, बोल please सकते can हो you talk more about the book? मैं पोइट्री फॉर्म में या शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लिखता हूँ, ओके Okay. तो उसमें भी एक जर्नी है। जब मैं इतनी सारी लिख चुका था, तो वन ऑफ द गाय पंकज बागरेचा, है ना, इज लाइक अ यंगर ब्रदर, उसने मुझे बोला, अरे भैया आप तो इतना लिख डाले हो, तो एक काम करिए ना, इसको बुक पब्लिश कराओ। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बुक पब्लिश पीपल थिंकिंग इज वेरी इजी, बट It's इट इज not, नॉट, इट्स it's वेरी not. एक्सपेंसिव, बिकॉज आज किताबें लिखने के बाद मार्केट में बेचने के लिए भी क्या कहने को आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, Yes. और उसके लिए पैसे लगते हैं। Like, investment. तो खैर कोशिश मेरी ये है, मैं फेक रिव्यूज नहीं लेना चाहता हूँ। आजकल तो फेक रिव्यू में ही बहुत बुक हो चलता जाती है, है एकदम right? टॉप, आप ऑथेंटिकली प्रेजेंट करना चाहते बट हो मैं अथेंटिकली, और थैंक यू टू अलमाइटी कि मेरी सेकंड बुक, नो डाउट अभी तक मैंने कुछ भी मार्केटिंग नहीं कराई। फर्स्ट बुक भी कराई थी, क्योंकि मुझे भी तो पता ही नहीं था ना, मैं अननोइंग टाइप का आदमी था, मुझे पता नहीं। लोगों ने बोला इतने पैसे लग जाते हैं, इसमें आपको रिव्यू मिलेगा, ये मिलेगा,
बाद में मैंने ना, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंस पर्सन, तो मैंने क्या किया, जिन्होंने रिव्यू दिया ना उनको ढूंढना शुरू किया, पता लगा दे आर ऑल फेक, है ही नहीं। ओके, और उस बात के मैं अमेजोन को पैसे दे रहा हूँ, तो मैंने कहा इस बार नहीं। इस बार नहीं। मुझे 4 रिव्यू मिले, लेकिन वो प्रॉपर सच्चाई होना चाहिए। मेरा रिव्यू होना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। हम्म, इसके अलावा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, तो फिर वही जिंदगी और एक ऐसा टॉपिक जो कोई ना, तो उस कोई ना में एक ऐसे टॉपिक पे लिख रहा हूँ जो अभी तक शायद आया है बायोपिक। आप Okay. अभी क्या लिख रहे हो फिर सर? इट इज अ जर्नी, ओके पढ़ लीजिएगा। ओके, Yes. हम वेट करेंगे We are इसके waiting लिए। for it. जर्नी और सोसाइटी के अगेंस्ट में। सर आपने बोला था कि आपने कुछ लाया है, आप कुछ सुनाना चाहेंगे आपके Poetry, we would love to से? listen. पोइट्री सुना, मैं मेरी बुक कहाँ है? बुक, बुक अगर दीजिए, मैं शायद मैं प्लीज बुक कैन लाया वी हूँ। गेट द बुक? बुक, ये मेरी 2 बुक्स है। Wow. ओके वाओ, मैं दिस इज और माय करंट बुक, दिस इज माय डेब्यू बुक। फर्स्ट बुक। Okay. ओके अभी इंग्लिश में डेब्यू बोलने लगे ना, फर्स्ट बुक नहीं बोलता कोई। तो मैंने इसमें, मैं अपने प्रोफेशनली जब मैं कस्टम्स पे राइटिंग कर रहा था, हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया था या जो कुछ भी हो, मैंने नीरज जी को शेयर बाद में किया। ओके, इस सीरीज जब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन Okay. पहले लिख चुका था, तो आप परमिशन देंगे तो मैं सुना दूंगा। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। सीमा शुल्क प्रहरी, अंडरस्टैंड हिंदी ना? वी आर ट्राइंग। सर आप समझाना हमें प्लीज। 365 दिन और रात, 365 डेज एंड नाइट आवागमन हो रहे हवाई जहाजों के विमानतल से लगातार, विमानतल अंडरस्टैंड, यस, एयरपोर्ट, आवागमन, कमिंग एंड गोइंग, गोइंग, मुस्तैदी से कर रहे हैं अपनी ड्यूटी सीमा शुल्क के प्रहरी। प्रहरी मीन्स सिपाहीज, इधर ऑफिसर एंड ऑल, द ऑफिसर्स। कुछ है वर्दी में, तो कुछ है साधारण वस्त्रों में वो प्रहरी। बिकॉज कस्टम, बॉम्बे कस्टम्स यानी कस्टम्स का एक फॉर्मेशन है। जब इंटरनेशनल विजिट्स किया होगा आप लोग ने, तो कुछ आपने देखा होगा वाइट यूनिफॉर्म में, राइट। दे लुक सिंपल, ऐसे एंड सिंपल। नो दे आर इन अ यूनिफॉर्म, ओके, they are always in a front, ओह, they are called as a striking officers, राइट, वाइट में। वाइट में। अभी शो आएगा ना, शो में देखो ना, Yes. उसमें AIU भी बोला जाएगा। और जो कि सिविल में रहते हैं इन कस्टम्स बॉम्बे, सॉरी आई एम नॉट कोटिंग अ बॉम्बे, आई एम इन कस्टम्स, दे आर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। ओके। दोनों की अलग अलग वर्किंग मेथड भी है। जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स का वो एक बैरिकेटिंग है, एयरपोर्ट का एक हॉल तक ही करते हैं लोग, वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। बट जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो तो पूरा कहीं भी airport. जा सकते पूरा एयरपोर्ट। तो मैंने उन्हीं दोनों को लेके लिखा था, और एक लाइफ लिखी है कि कुछ है वर्दी में तो कुछ है साधारण वस्त्रों में वो प्रहरी, प्रतिबद्धता और निष्ठा से खड़े हुए हैं इन योर ओन डिटर्मिनेशन, योर ओन विजन, देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो प्रहरी। बिकॉज द कस्टम्स एक सिस्टम है, Yes. यू जन ट्रैवल तो इमिग्रेशन आता या है ना, इमिग्रेशन when you cross the immigration you just think inside, when you come in arrival तो आप समझे इंडिया में आ गए, राइट। Yeah. and when you cross the immigration on departure you know overseas, समझ लो मैं इंटरनेशनल पहुंच गया। पहुंच गए। तो वही बॉर्डर की कहानी कि देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो प्रहरी उमंगों से भरे अपने ही अंदाजों से करते अपनी ड्यूटी वो प्रहरी, ब्यूटीफुल। आए विदेशी यात्रीगण को रोकते हैं, पूछताछ की प्रक्रिया करते हैं, साथ लाए उनके सामानों को नियम अनुसार जांचते हैं वो प्रहरी। Wow. आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर सकते। संदेह होने पर कुछ यात्रियों को तहकीकात के लिए रोकते भी है वो प्रहरी, इंटरोगेट करने के लिए। Yes. मुस्तैदी से पकड़े प्रतिबंधित सामानों को, मैंने कि जो भी अबाइडिंग या कंट्राबैंड गुड्स है उसको अगर मिल गया तो मुस्तैदी से, मुस्तैदी वेरी स्ट्रिक्टफुली, यानी अपनी ड्यूटी के लिए अबाइड है, राइट। मुस्तैदी से पकड़े प्रतिबद्ध सामानों को कानूनी कार्रवाई करके जब्त करते हैं वो प्रहरी, सीज कर लेते हैं।
ये सारा शो में है। सजा दिलवाने के लिए करते हैं गिरफ्तार उन तस्करों को भी वो प्रहरी, सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन करके निकलने वाले यात्रियों को ग्रीन चैनल में पकड़कर रेड चैनल में भेजकर भरवाते भी कस्टम ड्यूटी, देश के खजाने में वो प्रहरी। अमेजिंग। अन्यथा यात्रीगणों को विनम्र शब्दों से करते स्वागत अपने भारत देश की धरा में वो प्रहरी। वतन के लिए मर और मिटने के जज्बातों से करते हैं अपनी ड्यूटी वो प्रहरी, करते हैं अपनी ड्यूटी। Wow. तो ये मैंने Amazing. नटशेल में लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको दिया नहीं था। So अभी this नेक्स्ट is- सीजन में नेक्स्ट सीजन दैट इज नॉट माई पार्ट। ये तो कभी इंटरव्यू नीरज जी का लो या नेटफ्लिक्स का लो, वही बताएंगे। मैं ये नहीं बोलने वाला का नेक्स्ट सीजन। बट आपको है इंटरेस्ट लिखने में? एक और मुझे बोला जाएगा तो मैं क्यों नहीं लिखूंगा? Hmm. ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा, बट इट इज अप टू देयर ना। season? Right. तो दिस इज माय जर्नी। आई एम ट्राइंग कि मैं एक नई कुछ और लिखूं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी एक वही मेरा विजन एंड टाइम है कि मैं अप्रैल में मैं अपने नया कुछ लाए। करूं, और होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी पोर्ट्रे कर दूं फिल्म या सीरीज में, आपको क्योंकि इनकॉल करना है? वो भी सोसाइटी के लिए ही है। हाँ। बिकॉज हम भारतीय बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। हम्म उसमें भी मुझे पता है कि लोग बोलेंगे क्या ये सब कर दिया, बट मेरा है कि सोसाइटी को कंपेल करना कि क्यों हम ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं। वो तो पार्ट है हमारे। तो आपका थीम हमेशा पेट्रियाटिक ही रहेगा ऐसा? नो, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं ऐसा है, कुछ वरना नहीं है। गो मैंने उसमें रोमांस भी लिखा है। ओह ओके। मैंने उसमें रोमांस भी लिखा है। वो तो सबसे मेन है। यस और रोमांस नहीं लिखोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? तस्करी में भी तो रोमांस है ना। राइट यस, है? बहुत प्यारा वो romance। स्मगलर है, लेकिन वो बेचारी गलती से स्मगलिंग कर रही है, फिर भी ऑफिसर की। तो मेरे इन्फॉर्मर ने पूछा भी था कि दिस इज माय कैरेक्टर। ओह तुम्हारा कैरेक्टर बाद में देखेंगे। बट आप आई गेस मिलते होंगे बहुत ऐसे यूनिक पीपल को थ्रू द एयरपोर्ट। या एयरपोर्ट पे मैंने तो बहुत बेनिफिट्स इन द सेंस ऑफ कि जो इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो, समटाइम वी आर जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल। मैंने उनको बहुत करीब से देखा ना, उनके साथ बात करना भी। जैसे मैं रतन टाटा सर को पर्सनली मिलता था, एंड आई फील प्राउड। एक दिन था कि उनकी वो जनरली एयर इंडिया से ट्रैवल करते थे, ओके एंड अ डे कि वो अपनी पर्सनल फ्लाइट से जा रहे थे। तो पर्सनल फ्लाइट्स में कस्टम ऑफिसर्स के कुछ अपने सिस्टम्स हैं, एज अ रूल्स उसमें जाना पड़ता है। ओके उस फ्लाइट्स के जो भी करना फॉर्मेलिटीज। ओके यस। तो मुझे जैसे ही पता चला था कि रतन टाटा सर जा रहे हैं, सर, हाँ। तो मैं उनसे पहले कई बार मिल चुका था बॉम्बे एयरपोर्ट Okay. में। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। तो उन्होंने जब मुझे बोला था हाउ मिस्टर सरकार, वाओ तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, हम्म, क्योंकि ही इज ए मैन। आयरनी, वो सब चीज़ें तो नॉर्मली किसी और प्रोफेशन में शायद नहीं कर नहीं मिल पाएंगे। सकता था, एक्सेप्ट कस्टम्स। हम्म, तो मुझे बहुत प्राउड होता अपने प्रोफेशन को लेके, क्योंकि मैंने बहुत इंदिरा नुई से, मैंने पता है कि आई वॉज इन लखनऊ एयरपोर्ट, तो इंदिरा नुई आई थी एक मीटिंग पे, हम्म, एंड पूरा एयरपोर्ट खाली था। आई एम द ओनली पर्सन, और मैंने उनसे कम मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैम आइए, तब तक एक कप ऑफ टी। तो कम से कम एक कप ऑफ टी में मैंने उनसे 20 से 22 मिनट बात किया था। वाओ, so you got a तो couple वो of सब minutes. चीज़ें मिलता है। कई मैंने इतने बड़े डिग्नेटरीज को रिसीव किया जिनको बहुत करीब से देखा है, हम्म, नॉट अ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कल्चर अभी आ गया है। राइट हाँ, तो कस्टम्स एंड एयरपोर्ट स्पेशली, कस्टम्स में आपको बोला ना 3 पार्ट है, सी कस्टम, लैंड कस्टम एंड, बट एयर कस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते thank you so much sir थैंक for यू coming to our podcast all the way from कानपुर। एग्जैक्टली बहुत कुछ नया सीखने को मिला हमें आपसे,
and it was really nice to like. मैं It's थैंक यू really बोलूँगा, nice आप to लोगों ने have. मुझे बुलाया। Yes, sir. Thank you you so much, and कैरी ऑन। हाँ, एटलीस्ट आप लोग को पता तो चल रहा है ना, Yes. कभी बहुत कुछ cautious पता रहना। चला है एंड वी आर कभी ग्लैड कि customs इतना पता चला है. पकड़ सकती है ना। Especially being a student Yeah. and traveling, हमें अभी पता होना चाहिए इस चीज़ के Yeah. बारे में, and we got to know about this information. Thank you so much, sir. yeah. And we would love to see you again sometime. Sure, thank you, yeah. and be cautious or follow the all rules and regulations of customs whenever you travel internationally. Yep. Eventually, not internationally, domestically. Domestic में भी बहुत लोग आपको बोल सकते हैं ना, मेरा सामान ले जाओ, Yeah. तो don't care. नहीं कर. Yeah. ठीक। Thank Thank you so you. much, sir. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much for coming to the podcast. Also, don't forget to watch Taskari On Netflix. on Netflix. Yeah.